वेलकम बैक जी बेगम आरफा खालिद जी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जी कि आज जब जमहूरियत दोबारा आई, आप देखिए एक लंबी हिस्ट्री है डिक्टेटरशिप की इस कंट्री में। अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और पूरी हमारे 64 इयर्स जो है ना वो इसकी नज़र हो गए। बहुत थोड़ी देर के लिए जमहूरियत आई, अभी वो फलने फूलने लगती थी कि वो ख़त्म हो जाती थी। अब ये जो जब इस दफ़ा की जमहूरियत आई, बेशक नून लीग के ऊपर बड़े धब्बे लगाए गए कि इन्होंने कोलेशन की, इन्होंने इतने साल अपने मुफाद के लिए की, लेकिन मैं समझती हूँ कि जमहूरियत को बचाने के लिए जो अमल हमने किया उसके ऊपर हमें फख्र है, क्योंकि हमेशा यही होता रहा। आपका ख्याल है अगर नवाज़ ना होती तो जमहूरियत खत्म बिल्कुल खत्म हो जाती, इसीलिए उनको गिला है हमारे से सब पार्टीज को। लेकिन मैं आपको उसको कोई बात कहते ना तो कहता उफ सुनिए रियली चौधरी साहब, मैं इसकी बात सिर्फ ये कहूंगी कि जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ, नवाज शरीफ साहब ने किया, बेनजीर साहिबा के साथ किया, उसके बाद उन्होंने उसी भाईचारे की इब्तिदा ये समझ के डाली थी कि हमें तो ये नहीं पता था बेनजीर भुट्टो शहीद हो जाएंगी और हमें एक ऐसे सेटअप के साथ डील करना पड़ेगा जो खुद उनके नाम को अपनी मुफाद परस्ती के लिए यूज करेगा। हम लोगों ने तो उनके साथ ये सोचा कि हम इस जमहूरियत को आगे लेके बढ़ेंगे। जब उन्होंने अदलिया जो कि 18वीं जब हमने वो जो साइन किया हुआ था उसके अंदर ये एक खास हमारा एक नजरिया था, नजरियों की ये बात कर रहे थे कि हमने अदलिया को आजाद कर रखा है। जब हमने अदलिया को आजाद करने के लिए एक उनको बार बार कहा, जरदारी साहब से कहा, हर दफा टाल मटोल होती रही, हर दफा झूठे वादे होते रहे, तो हमने क्या किया? हमारी कारकर्दगी ये है कि आज अदलिया को हमने आजाद किया। आज जो कौम देख रही है, आज जो तौहीन अदालत के और आप ये जो सब तमाशे इन्होंने वफाक में बनाए हुए हैं, आई थिंक आज अगर हमने अदलिया को आजाद ना कराया होता तो कब के ये लोग जो करप्शन का शिकार हैं वफाक में बैठे हुए लोग, ये मुल्क को पूरी तरह खा गए होते। हमने जरूर इत्तेहाद किया। इफ्तिखार चौधरी अगर ना होता तो बहुत सारा पैसा यानी तो और अदलिया की आजादी बहुत जरूरी थी और उसके अंदर अगर नून लीग ने जंग लड़ी इन 4 साल, किसकी कारकर्दगी है? क्या लोग भूल गए? क्या न्याजी साहब भी डिनाई करेंगे कि कौन निकला था? मैंने तो पीटीआई का एक झंडा नहीं देखा था। हम सबसे आगे वालों में से थे। बात ये कलेक्टिव एफर्ट्स थी, वो पूरा मुल्क था जी, आप किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। क्या मतलब? वकीलों को मेन जो लोग छोड़े ना, वो हम लोग निकले। ऐसे आप जो पक्की हांडी खाने की बात कर रहे हैं वो तो आपने खा ली। कौन निकला? हमारी आवाज पे सब निकले। पक्की कैसे? अपनी जगह आरफा बीबी, हांडी पक्की कैसे? बात आप तो खाने की बात कर रहे हैं। आप लोग तो खाने भी नहीं निकले। देखकर मेरी बात सुना, मेरी बात तो मैंने तो कहीं नहीं देखा। पहले पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद, पहले पहुंचे हुए थे, पंजाब में इधर कहां पे जा रहा था कि लेकिन रास्ते में काफी चीजें डॉज हो गई थी। अच्छा इस बहस पे पड़ते ही नहीं है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो टॉपिक आपका है उससे मेरे ख्याल हमें नहीं हटना चाहिए। और ये जो क्रेडिट लेने वाली गेम है ना, इसके पीछे बहुत नंबर टांग ये तो ज्यादती है क्या ना? ये तो तारीफ करनी चाहिए थी आपको। नहीं, तारीफ बिल्कुल एक हिस्सा जो मुस्लिम लीग नून का था वो बिल्कुल मौजूद है, उस हिस्से से डिनाई नहीं कर रहा। मैं खुद मौजूद था, सबसे आगे मौजूद था। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन इस मुल्क की है ना, उस पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है? हो क्या रहा है कि जिस तरीके से कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट की जा रही है और जिस तरीके से हम डिपार्टमेंट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको देखें, चीफ जस्टिस पे एक मिसाइल मारा गया जो बाल बाल बच गया। मिसाइल का रिजल्ट क्या था कि चीफ जस्टिस इस्तीफा देकर बाहर हो जाओ, यही होना था ना। मकसद ये था। वो मिसाइल चीफ जस्टिस साहब के कान के करीब से गुजर गया और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी दानिशमंदी से और मैं कहता हूं बड़ी सोच समझ के इतना खूबसूरत मूव की कि उसको सारी। अब मैं आपको बात बताऊं, अब राना सनौला साहब हैं, पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं, चीफ जस्टिस साहब के कजन है, फर्स्ट कजन है। वो चीफ जस्टिस साहब का नाम इतने बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं यहां पे, उसका भी नोटिस होना चाहिए। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उसी की वजह करके चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं पंजाब के। और कौन सी क्वालिफिकेशन है राना सनौला की? राना सनौला साहब की मैं आपके प्रोग्राम रख लें, मैं पूरी फाइल लाता हूं, राना सनौला को बुलाएं, मुझे फेस करे।
मैं जो चीज बात करने की कोशिश कर रहा हूं ये कह रहा हूं कि हमारे पॉलिटिकल जो सिनेरियोज है ना वो इतने ज्यादा खौफनाक हैं। अब मुझे बताया जाए, अब मुल्क जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका कोई मैं उसकी बता रहा हूं, अब मुझे बताया जाए कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तैनात किए गए, तो अप्रिशिएट किया, बात तो करने दे मुझे, उसको सबने अप्रिशिएट किया। इमरान खान ने किया, पीटीआई हमारी पार्टी ने किया, हर बंदे ने कहा इज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक बार सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके उम्र करने का थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, जो पता नहीं क्या वजूहात थी उम्र की उस मामलात में राना अपना मौलाना साहब की। मैं जो बात करने जा रहा हूं अब एहतसाब कमीशन के चेयरमैन की बात करते हैं। अब मुझे बताएं जो गेम वहां पे खेली गई है, एहतसाब कमीशन के चेयरमैन को फसी बुखारी को अपॉइंट कराने वाला शख्स कौन है? उसका नाम मलक रियाज है। मलक रियाज के और कंसल्टेंट से फसी बुखारी की बेटी उनके पास अब भी जॉब करती है, लेटेस्ट का मुझे नहीं पता। हमजा शहबाज के पास से बुलेट प्रूफ गाड़ी, मैं विटनेस हूं, जो पिछले अपने इस वकूए के 4-5 दिन बाद वापस गई है मलक रियाज को, जिससे हाथ साफ के हमारे पास नहीं है गाड़ी। अब जो सारी सिचुएशन में क्या हुआ, जिसे फसी बुखारी को अपॉइंट किया गया तो जरदारी साहब ने कहा मुझे तो मंजूर है, तुम अपने तलक्कात से मियां नवाज शरीफ से मंजूरी करा के लो। रात के अंधेरे में जाके डिनर हुए राजमंड में, मैं विटनेस हूं, उस वक्त मुस्लिम लीग नून में था। अब उस पे उन्होंने एग्री किया हुआ है उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने फसी बुखारी का, और मलक रियाज ने एग्री करवाया उसको। उसके बाद ये फसी बुखारी साहब अब सलाम का केस लेके जाए इनके पास कोई, अब चीफ जस्टिस तो कुछ नहीं कह सकते, जस्टिस तो खुद अंडर शायद प्रेशर हो। ये कौन सा इंसाफ है, किसको इंसाफ मिलेगा अरसलान केस को, और कौन करेगा इंसाफ, और कौन सी फसी बुखारी बाय हिमसेल्फ, उसकी रेपुटेशन बुरी कभी नहीं रही, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह मरी की जमीन बेची गई, खरीदी गई, उनको प्लाट दिया गया, जो कुछ किया गया बैरिया ने, और बैरिया की जो इस वक्त एग्जिस्टेंस है उसमें फसी बुखारी साहब का भी काफी हाथ है, क्योंकि मंसूर वाज द एडमिरल एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडमिरल फसी बुखारी। वो सारी जितनी भी सूरत हाल इतनी डाउटफुल क्रिएट कर दी गई है कि मुझे बताएं, एक दिन फसी बुखारी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सियासतदानों का एहतसाब नहीं हो, क्यों नहीं होगा भाई? Who authorized you to do that? कि तुम कौन होते हो कहने वाले कि सियासतदानों का एहतसाब नहीं होगा? सियासतदानों के 20 केस तुम्हारे पास पड़े, निकालो बाहर, लटकाओ जो लटकता है। मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ साहब के एहतसाब के केस भले से गलत होंगे, आई एग्री विद इट। मुशर्रफ ने, डिक्टेटर ने जुल्म किए, बड़ी ज्यादती की, हर किस्म के तरीके उसने आजमाए, गलत होंगे, अल्लाह करे गलत हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्यों ना ट्रायल हो? वो कौन सी फोर्सेज हैं जो ट्रायल को रोक रही हैं? फिर कहते हैं, कल मुझे एक प्रोग्राम में किसी ने कहा कि जी पब्लिक डिमांड पे हमने ट्रायल शुरू कर दी। मैंने कहा पब्लिक डिमांड पे बिजली नहीं आई, पब्लिक डिमांड पे महंगाई खत्म नहीं हुई, पब्लिक डिमांड पे अमेरिका की गुलामी खत्म नहीं हुई, पब्लिक डिमांड पे एहतसाब शुरू हो गया, और वो भी सिलेक्टिव किस्म का। जरदारी साहब अपने एहतसाब को खत नहीं लेकर है, सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ली हुई है। अब ये जितनी भी बातें हैं, हम वी आर हेडिंग टूवर्ड द बिगेस्ट डिजास्टर, हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, और आधा रास्ता तय कर चुके हैं। कोई उम्मीद की किरण ये है कि मैं कहता हूं अल्लाह ही को हमारे पर रहम करे तो करे। शुक्र है इन्होंने जी, अकरम चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, मैं यानी इनकी किसी बात से डिनायल मुमकिन नहीं है। मैडम ने लेकिन 2-3 चीजें की, मैं समझता हूं हमें एज बीइंग पॉलिटिकल वर्कर भी सच बोलने की आदत अडॉप्ट करनी चाहिए। कोई भी इन्हें मानना पड़ेगा कि PMLN सोलो फ्लाइट में जुडिशरी की जो मूवमेंट थी उसे लेकर नहीं चल रही थी। वो सबसे पहले, एक मिनट मैडम प्लीज, लॉयर्स मूवमेंट थी पूरी तरह, और बड़ी पोटेंशियल के साथ चल रही थी, और लॉयर्स हर जगह चल रहे थे। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी की पूरी सपोर्ट उन्हें हासिल थी। जब ये मूवमेंट कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ गई और इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं रहा, तो हर पॉलिटिकल जमात ने उसमें हिस्सा डाला, इसलिए कि उन सबको अंदाजा था कि अब इसकी वापसी मुमकिन नहीं है। और चौधरी साहब, दूसरी बात बड़ी ईमानदारी से, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLQ हो, तमाम को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का उतना ही थ्रेट है जिस तरह किसी को नैब का होगा। इसलिए आप इन थ्रेट तो अपने क्राइम्स की होती है, क्राइम्स की बात है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं
कि हम तमाम पॉलिटिशियन जो हैं, जितनी पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं, वो क्लीन स्लेट अपने गले में डाल के नहीं बैठे हुए। उनके पीछे जुराइम की ऐसी लिस्ट लिखी हुई है, अगर उस स्लेट को उल्टा कर दिया जाए तो खुदा की कसम आज के तमाम सियासतदान स्लॉटर हाउस जाने के काबिल हैं। कोई एक भी बचने के काबिल नहीं है, तमाम के तमाम स्लॉटर हाउस जाने चाहिए। और अगर उसने हमें खिलाना है, चौधरी साहब फांसी घाट पर वो फांसी घाट ही है। अगर ये नहीं जाएंगे तो खुदा की कसम अब इस मुल्क की हालत नहीं बदलेगी। हम वहां चले गए हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कौन सा इनकलाब? आप अवाम की हालत देख रहे हैं, बेहिस्सी का ये आलम हो गया। खुदा की कसम उन्हें किसी से तवक्को नहीं है, वो किसी मसले का हल ही नहीं समझते हैं कि अब इन लोगों से है। और ये खामोशी बहुत खौफनाक होती है। इस तरह की खामोशी जो है ना, वो मुल्कों में इतनी खतरनाक होती है कि सिविल वॉर अपनी जगह, मुझे दुश्मन जो इर्द गिर्द आपके गिर्द एहसार बांधे बैठे हैं, उन्होंने आपको इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की फौज का कैरेक्टर असैसिनेशन करके पूरी दुनिया में उसके इमेज को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि आपको इंटरनली भी कमजोर कर दिया गया। और एक्सटर्नली पोजीशन ये है कि जॉर्ज बुश की तमाम कंपनियां अफगानिस्तान में अंदरूनी जखायर जो है निकालने में मसरूफ हैं, और उस बेल्ट का 82 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। और पूरी दुनिया में यही टेंडेंसी, हाँ, कि वो जब तक पूरा होल नहीं बनता उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं होती, और वो उसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ करने को तैयार है। इमरान खान मौजूदा स्टेटस को तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, जरदारी साहब को हटाना चाहते हैं, या वो भी अपने मतलब इनडेफिनेट वक्त पर इंतजार करना चाहते हैं? इसका न्याजी साहब आपने जवाब देना। आपने मुझे जवाब नहीं दिया।